ये ऑनलाइन दिखा था मेरे को। चलो, आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, आधा घंटा के अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसके बाद सिर्फ सम्स करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पीएल एप्रो अच्छे से हो गया था, सब कुछ उसका याद है, एक बार रिवाइज कर ले क्या? पूछते हैं क्वेश्चंस। सेक्शन 31 क्या बोलता है? सेक्शन 69 35 ठीक है। पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्या दिया जाएगा? सिर्फ क्या दिया जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट इक्वली मिलेगा, ठीक है। अगर पार्टनर जो है सेम बिजनेस करता है बाहर तो उसका प्रॉफिट देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। और अगर एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है प्रॉफिट से तो फिर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का चार जगह प्रॉफिट माना गया तो नहीं, प्रॉफिट है उस पे आपका आईओसी का रेशियो। हाँ, सिर्फ आईओसी का रेशियो नहीं, जो भी एप्रोप्रिएशंस होगा उसका रेशियो लेना है, ठीक है। और ड्राइंग्स अगर कैपिटल से है तो इंटरेस्ट चार्ज होगा? नहीं होगा। एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ किया है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर सिर्फ 4.5 बोलने से क्या होगा, पूरा बोलो। 4.5/12, ठीक है। और क्या था? दो फीचर्स पार्टनरशिप का, ठीक है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या एप्लीकेबल होगा? इंडियन प्रोविजन पार्टनरशिप, ठीक है। मतलब पीएल एप्रो तुम लोग को पता है, तो आप गुडविल को भी वैसे ही एकदम कर लेंगे कि सब कुछ हम लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो गुडविल का चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग को इसके बाद जो चैप्टर करना है वो करना होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो जब भी पार्टनर एडमिट होगा उसके पहले ना गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। अब उससे पहले ये जानना होगा कि गुडविल क्या होता है। सो गुडविल के लिए एक छोटा सा डेफिनेशन बोला है कि गुडविल इज गुड नेम और द रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस विच इज अर्न्ड बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। मतलब तुम जो ये मेहनत करके अपना नाम बनाता है चार आदमी के बीच में, ठीक है, अच्छा वाला नाम रहे, मतलब ऐसे गुंडागर्दी वाला नाम नहीं, तो अच्छा से जो तुम नाम बनाया, हार्डवर्क किया, लोग तुमको पहचानते हैं, ऑनेस्टी से काम किया था, सो उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे कि ये गुडविल होता है, दैट इज रेप्यूटेशन आपका। सो इफ अ फर्म रेंडर्स गुड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स, द कस्टमर्स हु फील सेटिस्फाइड विल कम अगेन एंड अगेन एंड द फर्म विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। मतलब अगर आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दोगे तो ऑब्वियसली वो आपके पास वापस आएगा, तो वो सर्विस अगर फिर से लेगा तो वो पैसा तो देगा। एक सेकंड, क्या हुआ इन लोग को? शुरू होते ही क्या हो गया? इसमें ऐसा हंसने वाला तो कुछ बोले नहीं थे। तो the customers who feel satisfied will come again and again and the firm will be able to earn more profits। तो जितनी बार वो आएगा वो मेरे को पैसा तो देगा अपना सर्विस का, तो उसके लिए मेरा प्रॉफिट जनरेट होगा। सो गुडविल के वजह से ही वो वापस आ रहा है, तुम्हारा रेप्यूटेशन है इसलिए वो वापस तुम्हारे पास सर्विस लेने आया है, तो वो तुमको पैसा देगा, तो तुम्हारा प्रॉफिट्स होगा। सो thus goodwill is the value of the reputation of a firm which enables it to earn higher profits in comparison to normal profits earned by other firms in the same trade। मतलब हम भी एक ही बिजनेस कर रहे हैं, ये दो आदमी है,
ये दोनों एक ही बिजनेस करता है, सिमिलर बिजनेस करता है, ठीक है, सिमिलर बिजनेस कर रहा है दोनों। हाँ, लेकिन लोग ज्यादा इसके पास जाते हैं, क्यों? बिकॉज इसका बिहेवियर अच्छा होगा, ये हार्डवर्क करके अपना मेहनत से नाम बनाया है, तो लोग इसके पास ज्यादा जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इसका ये जो रेप्यूटेशन बना है यही इसका गुडविल है, और इसके वजह से इसका प्रॉफिट्स ज्यादा होगा, जबकि दोनों एक ही काम करता है, एक ही बिजनेस कर रहा है, ठीक है। मान लो इसका भी स्टेशनरी का शॉप है, इसका भी स्टेशनरी का शॉप है, लेकिन ज्यादा कस्टमर्स इसके पास जा रहे हैं क्योंकि इसका गुडविल अच्छा है, ठीक है। सो ये बेसिकली मेरा हुआ गुडविल का मतलब, कि आप कितना रेप्यूटेशन कमाए हैं अपना हार्डवर्क से। अब एमसीक्यूज के लिए ये फीचर्स और आगे का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, ये सब एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छे से अगर इसको एक बार समझ लिया तो एमसीक्यूज बन जाएगा। फीचर्स को, फीचर्स और नीचे फैक्टर्स जो आएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो फीचर्स अगर देखें कि फीचर ऑफ गुडविल में सबसे पहला फीचर जो है बताया है, इट इज एन इनटैंजिबल एसेट। वो हम लोग को पता है, इनटैंजिबल मतलब तो सबको ही पता है, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। सो गुडविल कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, thus it belongs to the category of intangible assets such as patent, trademark and copyrights। ये सब नाम हम लोग तो जानते हैं, पेटेंट्स क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ये सब इंटैंजिबल एसेट्स है। सो इनको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, बट इनका एग्जिस्टेंस मैटर करता है, ये है तो कुछ है। देन सेकेंड बोला, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब बोला गुडविल ऑफ एन एंटरप्राइज एंटायरली डिपेंड्स ऑन द एंटरप्राइज एंड द सिचुएशन ऑफ इट्स प्रॉफिट, thus normally it has a realizable value when business is sold। ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब वो बोला है कि डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब एक एंटरप्राइज और गुडविल दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही है, ठीक है। तो गुडविल ऑफ एन एंटरप्राइज एंटायरली डिपेंड्स ऑन द एंटरप्राइज। गुडविल जो है वह किस पे डिपेंड करता है, एंटरप्राइज कैसा है, एंटरप्राइज अच्छा है तो गुडविल अच्छा है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है। और उसी पे तुम्हारा सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट्स डिपेंड करेगा कि गुडविल अच्छा तो प्रॉफिट्स ज्यादा, गुडविल कम तो प्रॉफिट कम, जो कि इस क्वेश्चन इस एग्जांपल में था। इसका गुडविल उतना अच्छा नहीं था तो इसके पास कस्टमर्स नहीं जा रहा था, तो इसके पास प्रॉफिट होगा कैसे। और इसका गुडविल अच्छा था तो इसके पास कस्टमर्स जा रहा था तो इसका प्रॉफिट हो रहा है। सो इसीलिए बोला नॉर्मली इट हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। जब भी बिजनेस को बेचा जाता है, इसीलिए गुडविल का कुछ रियलाइजेबल वैल्यू होता है। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब उसको बेचेंगे तो कुछ पैसा आएगा, हम बोलेंगे हम मार्केट में इतना पैसा, इतना रेप्यूटेशन कमाए थे, उसका मेरा वैल्यूएशन 2 लाख या 3 लाख, तो मेरे को वो पैसा मिलेगा, ठीक है। इसीलिए गुडविल का एक रियलाइजेबल वैल्यू होता है जब भी उसको बेचा जाता है। देन थर्ड फीचर जो है, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। ये तो अभी बार बार रिपीट ही हो रहा है कि हायर प्रॉफिट्स के लिए हेल्पफुल है गुडविल। देन इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये भी पता ही है कि रेप्यूटेशन अच्छा है इसीलिए कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स as it brings in customers regularly to the place of business। सो चार तो नॉर्मल था, इंटेंजिबल एसेट है, अलग एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, आपको हायर प्रॉफिट्स अर्न करके देगा, और अट्रैक्टिव फोर्स है। देन फिफ्थ आया, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। बोल रहा है द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ अ फर्म्स गुडविल may be locational advantages, favorable contracts, brands, trademark, copyright, market reputation। इसका मतलब क्या है, it comes into existence due to various factors। लोकेशन की वजह से भी अच्छा खासा जगह पे रहेगा तो उसका लोकेशन का वैल्यू भी उसका फर्म को बढ़ाएगा। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होगा,
कि मतलब मेरे तरफ का कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है तो मेरा वैल्यू बढ़ेगा। देन ब्रांड नेम्स होता है, ये लोग भी तो अपना गुडविल बढ़ाता है, क्योंकि ब्रांड के वजह से ही तुम लोग कोई प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो उसका गुडविल है, इसीलिए तुम परचेज कर रहा है, ठीक है। देन इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। गुडविल पे एग्जैक्ट वैल्यू प्लेस करना मुश्किल है। बोला दिस इज बिकॉज इट्स वैल्यू में फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस विच आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द बिजनेस। इंटरनेट नहीं होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द बिजनेस। मोरओवर द वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। मतलब वैल्यू ऑफ गुडविल एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब वैल्यूअर अपना अलग अलग जजमेंट देगा। मतलब एक वैल्यूअर हो सकता है बोलेगा मेरे हिसाब से इतना गुडविल का वैल्यूएशन, एक बोलेगा मेरे हिसाब से इतना, ठीक है। और ये फ्लक्चुएट करता रहता है टाइम टू टाइम। जैसे अपना ये गोल्ड का प्राइसेस हुआ, बाकी सब भी जैसे फ्लक्चुएशंस होता है, तो यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ गुडविल पे भी फ्लक्चुएशंस होता रहता है। आज तुम्हारा मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है, ठीक है, पर कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ तुम्हारा बिजनेस को लेके, तुम्हारा बिजनेस का रेपुटेशन गिर गया, तो फिर अब तुम्हारे पास कोई आएगा कस्टमर नहीं आएगा, तो तुम्हारा फ्लक्चुएट हो जाएगा गुडविल का वैल्यू। तो पहले जितना ज्यादा आ रहा था अब उतना नहीं आएगा, ठीक है। सो इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। एंड लास्ट है इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। फिर से वही बात है कि व्हाइल गुडविल डज नॉट डेप्रिशिएट्स, इट्स वैल्यू इज लायबल टू अ constant fluctuation, its value is liable to constant fluctuations। एक ही बात लिखे जा रहा है। It is always present as a silent asset in the business where there are super profits but declines in value with decline in earnings। मतलब साइलेंट एसेट की तरह काम करता है। एसेट है लेकिन कंसीडर नहीं करते। नहीं, कंसिडर नहीं करेंगे, कंसिडर तो करेंगे, लेकिन साइलेंट एसेट है, उतना उस पर बात नहीं होता है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि गुडविल नहीं तो तुम्हारा तो अर्निंग्स कम जाएगा, ठीक है, और वो गुडविल के वजह से ही तुम सुपर प्रॉफिट्स भी अर्न करता है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट जैसे नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर तुम जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा रहा है, जैसे ये जो था, ये मान लो नॉर्मल 10% कमाता है और इसका गुडविल अच्छा था तो ये 20% कमाता है, दोनों एक ही काम करता है। तो ये 10 कमा रहा है, ये 20 कमा रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना कमाया? बाकी सबसे ज्यादा कमा रहा है, तो वो सुपर प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। मतलब अपने कंपटीटर के मुकाबले में थोड़ा एवरेज। इसका ना सारा अंदर का मटेरियल नहीं लिखना होगा, खाली ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है कैप्शंस बस लिख के रखो ताकि कैप्शंस याद रहेगा। लिख लिया ना, ठीक है। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से तो पक्का MCQs बनेगा। हाँ 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 उधर हेडिंग वाली चलिए, हो गया। ये अंदर का मटेरियल नहीं लिख रहा है ना, बस बस हाँ वही तो ज़्यादा
5, 6, 7 यहाँ तक छोड़ रहे, मतलब 5, 6, 7 तक दिख रहा है। तो जिन लोग का 5, 6, 7 नहीं है वो लिख लो, या बाद में लिख लेना, पहले सुन लो। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसके भी क्या 1, 2, 3, 4 सब लिखे? हाँ, पहले नहीं, पहले सुन लो कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो गुडविल के वैल्यू को इफेक्ट करेगा, मतलब गुडविल का वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा, उस कौन कौन सा फैक्टर्स है जो उसका वैल्यू को बढ़ा सकता है या कमा सकता है। सो फर्स्ट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट से गुडविल का वैल्यू कैसे ज्यादा या कम होगा? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट निकालेगा। नहीं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो बात का बात है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट है, मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा, रेपुटेशन बढ़ेगा, मनी बढ़ेगा। सही बात है कि अगर बिजनेस, if the business is run by experienced and efficient management, its profit will go on increasing, which results in increase in the value of goodwill। मतलब अगर मेरा मैनेजमेंट अच्छा है, वो प्रॉपर डिसीजंस लेता है, सही जो डिसीजंस है सही टाइम पे ले रहा है, तो उस टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट ही मेरे को काम करवाएगा कि भाई इसके वजह से क्या होगा, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होगा। क्योंकि मेरा मैनेजमेंट अच्छा है तो लोग मेरे पे ट्रस्ट करेगा, मेरा डिसीजंस अगर सही है तो मेरे पे जो शेयर होल्डर्स होगा वो लोग ट्रस्ट करेगा, तो गुडविल उसका बढ़ेगा। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा तो वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो इंक्रीज होगा। देन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो बात सही है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर तुम अच्छा देगा किसी कस्टमर को, ऑब्वियसली वो वापस आएगा तुम्हारे पास। So if the firm is supplying good quality of product, then customer will come again and again for the same, and thus will create the goodwill and brand name। ये जो बड़ा बड़ा ब्रांड बना है, ये लोग पहले तो एक टाइम पे छोटा ही था ना, लोग इतना उसको परचेज किए हैं, इतना डिमांड की है, तो आज उसका नाम इतना बड़ा हो गया। तो हर बड़ा ब्रांड पहले छोटा ही था, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तुम जितना क्वालिटी अच्छा रखोगे प्रोडक्ट का, तुम्हारा गुडविल उतना अच्छा होगा। देन बोला लोकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लोकेशन पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारा गुडविल डिपेंड करेगा कि तुम अपना बिजनेस कहाँ पे बनाए हो। इफ द बिजनेस इज लोकेटेड एट अ कन्वीनियंट और प्रोमिनेंट प्लेस, इट विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड देयरफॉर विल हैव मोर गुडविल। अरे मान लो अगर तुम एक गांव टाइप जगह पे अपना वो बिजनेस बनाया है या जो भी है, अपना दुकान वुकान खोला होगा, तो उसमें कितना ही कस्टमर्स आ जाएगा। यही तुम अगर कन्वीनियंट और प्रोमिनेंट प्लेस पे अगर बनाएगा, जहां पे सब जगह से कन्वीनियंट है कि सब तरफ से लोग आ सकते हैं, तो उसमें तुम्हारा ज्यादा फुटफॉल होगा, ज्यादा लोग आएंगे, तो ज्यादा लोग आएंगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा ब्रांड नेम बढ़ेगा। तो लोकेशन भी डिपेंड करता है, आपका इफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ गुडविल को। देन फोर्थ है लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस। बोल रहा है ओल्डर बिजनेस इज बेटर नोन टू इट्स कस्टमर्स, देयरफॉर इट इज लाइकली टू हैव मोर गुडविल। एक पुराना बिजनेस का ज्यादा गुडविल होगा एज कंपेयर टू एक नया नया बिजनेस जो अभी आया है। तो पुराना कोई कंपनी है जिसका पहले से नाम है, उसका गुडविल तो ज्यादा ही होगा ना। जो अभी मान लो 5 साल पहले एक कंपनी आया, उसका गुडविल और तुम 20 साल पहले वाला एक कंपनी का गुडविल को मैच नहीं कर सकता। इसका गुडविल ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि वो पहले से है और वो 20 साल से अपना काम करके वैल्यू क्रिएट किया है। So when a business enterprise has built up good reputation over a period of time, the number of customers will be more in comparison to the customers of new entrants। नए वाले का कस्टमर्स कम होंगे, पुराने वाले का ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, तो उनका गुडविल ज्यादा होगा नए वाले से। So number of customers is an indicator of profit earning capacity। जितना ज्यादा कस्टमर उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग का कैपेसिटी है, जितना कम कस्टमर उतना कम। भाई हम क्या बोल रहे हो, हंस क्यों रही है? किस बात पे हंसी आ रहा है उसको? क्या जोक क्रैक कर रहे हैं? तो फिर अच्छा, फिर मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। मोनोपोलिस्टिक, ये तो पता होगा ना मोनोपोलिस्टिक क्या होता है। सो इफ अ बिजनेस एंजॉयज मोनोपोली मार्केट, इट विल हैव एश्योर्ड प्रॉफिट्स।
Similarly, if it holds some special rights such as patent, trademarks, copyrights or concessions, it will have more goodwill. बोल रहा है अगर एक आपका मोनोपोली मार्केट एंजॉय करते हो आप, तो आपका पक्का पक्का प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि मोनोपोली मार्केट क्या था, सिंगल सेलर, तो वो किंग होता है, वो कोई भी अमाउंट चार्ज कर सकता है अपने हिसाब से, तो उसका प्रॉफिट तो पक्का होने ही वाला है. बोल रहा है सिमिलरली अगर आप कुछ राइट्स होल्ड करके रखते हो, ये दोनों बाहर जाएगा अभी, ये कृतिका भी जाएगी और वो भी जाएगी, और जो भी हंस रहा है, जो भी हंस रहा है, सीरियसली बोल रहे जाएगा तो जाएगा, ठीक है. सो इफ इट होल्ड सम स्पेशल राइट्स सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स और कंसेशंस, इट विल हैव मोर गुडविल. सो जिनका स्पेशल राइट्स लेके रखा है उन्होंने, मतलब अपना पेटेंट्स बना के रखा है, अपना ट्रेडमार्क बनाया है, तो इससे उनका रेप्यूटेशन बढ़ेगा, कोई कॉपी नहीं कर पाएगा उनका काम को, ठीक है. एंड अदर फैक्टर्स में तो बहुत सारा फैक्टर्स है. अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन है अगर तुम्हारा, देन फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, मतलब गवर्नमेंट का जो रेगुलेशंस है वो मेरे फेवर में है, तो फिर मेरा अच्छा रेप्यूटेशन बनेगा. देन स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स लगा रहा है तुम, क्या स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस है, मतलब तुम्हारा पॉलिटिकल कंडीशन ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, मतलब पॉलिसीज ज्यादा चेंज नहीं होता उतना, तो जो है उतना ही है, तो तुमको बार बार चेंज खुद को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसीज चेंज होगा तो तुमको अपना बिजनेस थोड़ा इधर चेंज करना पड़ेगा ना. देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स लगाएगा तुम, एंड इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग टू एस्टैब्लिश ब्रांड पॉपुलैरिटी. तुम अच्छे से अगर एडवर्टाइजिंग करोगे तो तुम्हारा ब्रांड का पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, तो ये जो एड्स आता है तो इससे तुम्हारा ब्रांड का पॉपुलैरिटी बढ़ता है, ठीक है. देन पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कि क्वालिटी के टर्म्स पे तुम कितना पॉपुलर है. हाँ, तो ये वाला छोड़ दो, अदर फैक्टर्स में उतना नहीं लिखना होगा, ये 5 और अदर फैक्टर्स का कोई 1-2 लिखने से भी चलेगा, 1-2, हाँ कोई 1-2, ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मेन आएगा अगर एमसीक्यूज तो ये वाले पॉइंट से आएगा. वो 3-4 पॉइंट दे देगा, या फिर बोलेगा कि विच ऑफ दिस इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, नॉट लगा देगा, तो तुमको समझना होगा. हेडिंग सबका सिर्फ हेडिंग ही लिखना है, क्योंकि तुमको वहां पे ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि 4 को एक्सप्लेन करो, वो आना है तो ये एमसीक्यूज में ही आना है. हाँ, एक सेकंड, नीड भी इम्पोर्टेंट है. हो जाएगा तो बोलो, लिख लिया ना. नहीं, थोड़ा सा थ्योरी है, उसके बाद वो फॉर्मूलाज है. हो गया अरे, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स. ठीक है, हटा दिए.
अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। पहले पढ़े थे फीचर्स ऑफ गुडविल, फिर पढ़े व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, एंड नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, कि क्यों हम लोग को गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। क्या ऐसा जरूरी कुछ आन पड़ता है कि नहीं मेरे को वैल्यू करना ही है। सो यहाँ पे बताया कि whenever the mutual rights of partners change, the party which makes a sacrifice must be compensated. So this basis of compensation is goodwill. So we need to calculate value of goodwill. So mutual rights of the partner change under following circumstances. बोल रहा है म्यूचुअल राइट्स कब कब चेंज होता है कि हमको वैल्यू करना पड़े गुडविल का। तो पहला बोला व्हेन पीएसआर चेंजेस। अगर आपका पीएसआर चेंज होता है ना तो आपका म्यूचुअल राइट तो चेंज हो गया। मान लो पहले 4:3:2 का रेशियो था, अब हो गया 5:4:2। तो उसका अगर पीएसआर चेंज हुआ है तो उनका म्यूचुअल राइट्स चेंज हुआ है कुछ। इसको पहले प्रॉफिट में 4 का हिस्सा मिल रहा था, इसको 5 का अब मिले, इसको अब 5 का मिलेगा। इसको पहले 3 का मिल रहा था, इसको अब 4 का मिलेगा। तो उनका जो राइट्स है थोड़ा चेंज हुआ है। तो राइट्स चेंज होने के वजह से किसी का ज्यादा सैक्रिफाइस, किसी का कम सैक्रिफाइस आएगा। जैसे तुम लोग एडमिशन में पढ़ता है कि अगर एक पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वो गुडविल का पैसा लेके आता है या लेके जाता है? लेके आता है। क्यों लेके आता है? क्योंकि जो लोग सैक्रिफाइस कर रहा है उनको कंपेंसेट करना पड़ेगा ना, कि वो लोग अपना शेयर छोड़ रहा है। शेयर छोड़ने के बदले में, और एक्चुअली ये जो नया पार्टनर आ रहा है वो तो गुडविल भी एंजॉय करेगा इन लोग का, तो उसके बदले में ले पैसा। तो इसीलिए वो बोला कि जब भी आपका कुछ म्यूचुअल राइट चेंज होता है तो आपको वैल्यू करना पड़ेगा गुडविल का। तो जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा तब गुडविल का वैल्यूएशन लगेगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोग करते ही है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देन रिटायरमेंट भी होता है तब भी हम लोग गुडविल का वैल्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्टनर पैसा लेके आता है या लेके जाता है? लेके जाता है। और उसको कौन पैसा देता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्यों देता है? क्योंकि वो भी अपना कंपनी में नाम कमाया होगा। हाँ, रिटायर तो हो रहा है, वो भी तो अगर कुछ कंट्रीब्यूशन होगा ना, जब वो चला जाएगा तब उसका जो प्रॉफिट है वो उन लोग एंजॉय करेंगे। हाँ, देना ही पड़ेगा। वो जो छोड़ के जाएगा, ये जो 1 2 3 लोग थे, अगर ये आउट हो गया, ये जा रहा है रिटायर कर रहा है, तो ये अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा। अब इसका हिस्सा ये दोनों बांट लेंगे। अब ये दोनों को मिलेगा हिस्सा, तो वो लोग अपना पैसा भी देगा उसके बदले में, जितना पैसा होता है। तो इन लोग वो पैसा इन लोग को देता है। तो देखता है तुम लोग एंट्री पास करता था गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, गेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर, ये करता था तुम लोग। तो जो गेन कर रहा है वो कंपेंसेट करेगा इनको। इसीलिए गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी होता था। हमको पता तो चले कि गुडविल का वैल्यू कितना है, फिर ही ना हम इन लोग को बांटेंगे पैसा। अच्छा, लेकिन वो पैसा छोड़ के क्यों जा रहा है? हाँ, छोड़ के क्यों जा रहा है? पैसा लेके जा रहा है, छोड़ के नहीं जा रहा। अच्छा, छोड़ के जा रहा हाँ, ठीक है। है। मेरे समझ में छोड़ के जा रहा है। फिर जब एमलगमेशन होता है 2 फर्म्स का, तब भी गुडविल का काम आता है। एमलगमेशन मतलब नहीं पता है तुम लोग को? हाँ, कंबाइन होना। 2 फर्म्स जब एमलगमेट होता है, मिल जाता है। हाँ, मारुति और सुजुकी जैसे बोला, ठीक है ना, कम एमलगमेट हुआ था। तो ये जो एमलगमेशन है, तो उस टाइम पे भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, जब तुम अपना पार्टनरशिप फर्म ही बेच दे रहा है किसी को, तो अब भी तो तुमको गुडविल का जरूरत पड़ेगा कि मेरा कितना गुडविल कमाए हैं हम पूरा बिजनेस टाइम पीरियड में। एंड व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, अगर पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो तब भी तुमको गुडविल का वैल्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम वो अपना कंपनी को पैसा पूरा बिजनेस दे रहा है। तो कितना गुडविल कमाया था तुम, वो भी तो तुमको कंपनी को बताना पड़ेगा। तो वो परचेज कंसिडरेशन के टाइम पे वो गुडविल का भी पैसा जोड़ के देगा।
तो ये कुछ टाइम है जहां पे आपको गुडविल को वैल्यू करना जरूरी है। जब पीएसआर चेंज हो जाए, जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, रिटायरमेंट हो, एमलगमेशन हो, या पार्टनरशिप फर्म सेल कर दे रहा है, या पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट करके कंपनी में बन जा रहा है। करेंगे। एक सेकंड, ये सब याद है ना? पीछे से याद रहेगा, ये याद रहेगा, ठीक है। नीड याद रहेगा। हाँ, पार्टनरशिप फर्म जब कंपनी में कन्वर्ट होगा तो मतलब वो पार्टनरशिप से क्या बन गया? कंपनी बन गया। हाँ, पार्टनरशिप डिसॉल्व, अब वो डिसॉल्व होके कंपनी बनने जा रहा है। हाँ, पहले ये पीवीटी या पीवीटी एलटीडी होगा या सिर्फ एलटीडी होगा, सॉरी पार्टनरशिप फर्म था तो उससे वो पीवीटी एलटीडी बन सकता है या सिर्फ एलटीडी, जो भी बनना उसको। तो कंपनी अगर बनेगा तो वो कन्वर्ट होने के टाइम पे अब कंपनी इसको कुछ तो पैसा देगा, तो उसमें गुडविल का भी तो वैल्यूएशन होगा। मतलब वो पार्टनरशिप फर्म से अब कंपनी बन जा रहा है और एक्सपैंड करना है। पार्टनरशिप फर्म में ये सब काम तो नहीं हो सकता ना, जो कंपनी कर सकता है वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता। पार्टनरशिप क्या शेयर्स इशू कर सकता है? कंपनी तो कर सकता है ना। तो उसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है तो वो पार्टनरशिप से कन्वर्ट होके इसमें आ जा रहा है, कंपनी बन जा रहा है वो, ठीक है। हाँ, एक सेकंड, हाँ, दो ही क्लासिफिकेशन है, पता ही तो है हम लोग को। अच्छा, गुडविल तो हम लोग को पता है दो टाइप में क्लासिफाई होता है, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज्ड। परचेज्ड गुडविल कैसा होता है? हाँ, तो यहाँ पे बोला परचेज्ड गुडविल्स मीन गुडविल फॉर विच अ कंसिडरेशन हैज बीन पेड व्हेन द बिजनेस इज परचेज्ड, द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ इट नेट एसेट्स इज नोन एज परचेज्ड गुडविल। इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला चैप्टर किया था ना, उसमें करता था तो नेटो और पीसी, तुम लोग नहीं किया क्या इशू ऑफ डिबेंचर्स? हाँ, मिस किया ना, ठीक है। नॉर्मल देखो, हम लोग वो पीसी और नेटो, नेटो का फुल फॉर्म क्या था और उसका फॉर्मूला क्या था? एसेट माइनस लायबिलिटी। तो नेटो आता था ना, तो अगर मान लो नेटो था एसेट माइनस लायबिलिटी करके आया था 5 लाख और तुमने पीसी दिया है उसको, परचेज कंसिडरेशन दिया है 7 लाख, तो 2 लाख का क्या है? गुडविल का पैसा। इसी को बोला जाएगा, ये जो पैसा तुम गुडविल के लिए दे के आया है इसको बोला जाएगा परचेज्ड गुडविल। मतलब तुम एसेट्स और लायबिलिटीज के बदले में जो एक्सेस मनी उसको दे के आया है उसको हम लोग बोलेंगे परचेज्ड गुडविल, एंड इट इज सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स because as it is purchased by payment in cash or kind। और इसको हम लोग सेपरेटली दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? क्या चीज? कौन से साइड में? एसेट साइड में। ऑब्वियसली एसेट साइड में दिखाते हैं। सो इसको बोला जाता है मेरा परचेज गुडविल, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी बिल्कुल इसके डेफिनेशन से मैच करता हुआ सब, कि इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ अ बिजनेस और ब्रांड। जब तुम बिजनेस या ब्रांड परचेज करता है तब परचेज गुडविल आता है। Then consideration is paid for it, so it is recorded in books, then shown in the balance sheet as an asset,
and then it is amortized at the earliest but not later than its estimated useful life. गुडविल को amortize किया जाता है ना, कमा दिया है। हाँ. And value is a subjective judgment and ascertained by agreement of seller and purchaser. So it is approximate value and cannot be sold separately in the market or in parts. मतलब गुडविल का वैल्यू जो है वो जजमेंट के ऊपर रहता है कि मेरे जजमेंट के हिसाब से कितना गुडविल का वैल्यू है, और ये असर्टेन किया जाता है बिटवीन एग्रीमेंट, वो सेलर और बायर के बीच में क्या हुआ है, कितना में उन लोग फाइनल सेटलमेंट किया है, ठीक है. एंड इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली. तुम अलग से किसी को बोलेगा ना कि बिजनेस नहीं बेच रहे हैं, मेरा गुडविल आप 2-3 लाख में खरीद लो, लेगा क्या? अलग से बिकता ही नहीं है गुडविल. वो जब तुम बिजनेस खरीदने जाता है तब वो जो पूरा बिजनेस के बदले में एक्स्ट्रा पैसा लेता है उसको बोला जाता है मेरा परचेज्ड गुडविल. तो इसको सेपरेटली बेचा नहीं जा सकता परचेज्ड गुडविल को. तो परचेज्ड गुडविल का मतलब समझ में आया? तो ठीक है. It is amortized at the earliest but not later than in its estimated useful life. मतलब उसको amortize कर दिया जाता है जल्दी से जल्दी, बट उसके estimated useful life से बाद नहीं. मतलब अगर उसका useful life 10 साल है तो 10 साल के अंदर पूरा amortize करना होगा. 10 साल के बाद भी तुम उसको खींच नहीं सकता कि नहीं अभी भी मेरा गुडविल का वैल्यू पड़ा हुआ है, वैसा नहीं, उसको amortize करना होगा तुमको. मतलब ये कौन करेगा, जो परचेज कर रहा है गुडविल? हाँ, जिसके बुक्स में है, जो परचेज किया उसके बुक्स में ही होगा तो उसको amortize करना होगा. ठीक है. फिर आता है मेरा सेकंड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल. सेल्फ जनरेटेड का नाम तो पता ही है भाई, खुद से ही जनरेट किया हुआ गुडविल. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरेंट गुडविल. सेल्फ जनरेटेड का दूसरा नाम इनहेरेंट गुडविल है. क्या पता कल वो सेल्फ जनरेटेड नहीं बोल के क्वेश्चन में इनहेरेंट बोल दिया तो तुम लोग डर जाएगा कि क्या है पता नहीं. सो इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स that a running business possesses, due to which it is able to earn more profits in the future. So ये तो नॉर्मल वो वाला ही है कि आप जितना काम करोगे उतना आप रेपुटेशन ओवर द ईयर्स कमाओगे, तो उसी को बोला जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल्स. ये तुम्हारा एफर्ट्स बताता है कि तुम पूरा इतने साल में कितना एफर्ट्स लगा के अपना नाम कमाया है. तो इसका नॉर्मल है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं भी लिखने से चलेगा. इसका कोई ट्रू कॉस्ट नहीं बताया जा सकता, वैल्यू डिपेंड करेगा सब्जेक्टिव जजमेंट पे. सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. और ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. उसमें याद रखना, सेल्फ जनरेटेड वाला बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है और परचेज्ड वाला बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, बट सेल्फ जनरेटेड वाला बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरेट नहीं किया जाता बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज नॉट बीन पेड फॉर इट. इसके लिए क्या कोई तुमको कंसिडरेशन पे कर रहा है क्या? वहां पे तो तुमको एक्स्ट्रा कंसिडरेशन मिल रहा था, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंसिडरेशन नहीं मिलता है. ये तुम्हारा खुद का जनरेट किया हुआ वैल्यू है. ठीक है,
तो इसको तुम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा सकता। ऐसे तो कोई भी अपना बोलेगा कि मेरा गुडविल ना 5 लाख का है, फटाक से अपना एसेट साइड में रख देगा उसको, तो कुछ भी मतलब, तो ऐसे नहीं कर सकता। सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यू वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। वही बात हो जाता है ना कि सब्जेक्टिव जजमेंट, मेरा जजमेंट के हिसाब से मेरा गुडविल का वैल्यू 3 लाख, वो बोलेगा नहीं अपने हिसाब से, जजमेंट के हिसाब से। नहीं, खाली उसको बस इतना नाम से लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज इनहेरेंट गुडविल। बस इतना ही ना। एक सेकंड, हटा कर हम आपको कॉपी से लिख लेना। अपना
एक सेकेंड। अच्छा, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कितने टाइप का मेथड्स होता है? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, नहीं उससे पहले वेटेड एवरेज, फिर सुपर, देन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। सो सबसे पहले जो है वो सिंपल वाला एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में तुमको ईयर्स दिया रहेगा, 3 साल का प्रॉफिट मान लो दिया है, और प्रॉफिट का वैल्यू है 30, 40, 50। अब एवरेज तो हम लोग को करना बहुत पहले से ही आता है, जस्ट तीनों ईयर्स को प्लस करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो 3 ईयर्स है तो 120/3 अपना 40,000 आया एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मतलब क्या था? कितना साल तक मेरा आने वाले साल में कितना प्रॉफिट वो कमा के दे सकता है। हाँ, आने वाले कितने साल तक ये वाला प्रॉफिट वो कमा के मेरे को देगा। तो एवरेज इतना प्रॉफिट वो आने वाले कितने साल तक मेरे को देगा। तो मान लो अगर 2 साल है तो 80,000 उसका वैल्यू ऑफ गुडविल बनेगा। लेकिन ये इतना सिंपल होता है क्या? नहीं, इसमें एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। कुछ एडजस्टमेंट्स था जो हमको प्रॉफिट में ऐड और लेस करना पड़ता था। तो क्या वो एडजस्टमेंट्स बता सकता है कौन कौन सा होगा? नेट प्रॉफिट में तुम ऐड करेगा एबनॉर्मल। लॉजिक क्या था इसके पीछे? हर बार नहीं होता है, कभी कभार होता है। हर बार नहीं होता है, कभी कभार होता है। तो उससे क्या मतलब? सर प्रॉफिट में बार बार चीज नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि मेरा ये लॉस मेरा हर साल ही होता रहेगा। हाँ, और हर साल मेरा ये प्रॉफिट कमता जाएगा, तो ये मेरा मतलब ये एबनॉर्मल लॉस के वजह से ही मेरा प्रॉफिट कमा होगा। चोरी हो जाएगा। तो वैल्यू कम आएगा। तो उस अच्छा, सब चीज देखो डिपेंड किस पे कर रहा था? प्रॉफिट पे, क्योंकि तुम गुडविल का वैल्यूएशन कर किससे रहा है? प्रॉफिट पे। तो अगर तुम्हारा प्रॉफिट ही गलत होगा तो तुम्हारा गुडविल का वैल्यू भी गलत आएगा। अगर मान लो नेट प्रॉफिट था 50,000 का, लेकिन उसमें एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था 10,000 रुपीज का, तो अगर वो एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता तो तुम्हारा प्रॉफिट होता 60 का। इसका मतलब वो एबनॉर्मल लॉस के वजह से ही तुम्हारा प्रॉफिट कमा है और उसके वजह से गुडविल कम आता, जो कि तो गलत बात है। तो इसीलिए वो बोला एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दो। और क्या ऐड करना था? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये भी वही होगा कि मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, मेरे को प्रॉफिट को अपना बढ़ाना है तो प्लस कर देंगे। और क्या था प्लस में? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसका क्या लॉजिक था? ओपनिंग स्टॉक का खाली बताओ। अगर रुक जाओ, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाता है तो हम ऐड क्यों कर रहे हैं प्रॉफिट में? प्रॉफिट कम है, मतलब कैसे कम रहा है? ओवर वैल्यू हो रहा है ना, तो मतलब जितना स्टॉक था इवेंचुअली आपका प्रॉफिट जो बिकना चाहिए था वो नहीं बिका, ओवर वैल्यू हो रहा है। मतलब अगर तुम मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता है कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, वो 2 साइड में आता है, 2 ओपनिंग स्टॉक। तो अगर ये ओवर वैल्यू करके रखे हैं तो मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है, मतलब एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा हो गया, तो मेरा प्रॉफिट फिर क्या होगा? कम हो गया होगा। तो हमको प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा ना, तो हम इसीलिए ऐड कर देते हैं। और सिमिलरली अगर अंडर वैल्यूएशन अगर हो गया क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है? बाई साइड में। अगर ये कम दिखाए हैं दैट मीन्स क्रेडिट कम हुआ है, दैट मीन्स इनकम साइड कम है। तो इनकम साइड कम है, इसका मतलब प्रॉफिट भी कम आएगा, और प्रॉफिट कम है मतलब हमको उसको ठीक करने के लिए प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों ही केस में हमको ऐड करना पड़ता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो। फिर क्या था? ऐड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। क्या होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस? हर बार का खर्चा नहीं।
जो बार बार नहीं होने वाला, कभी कभार हो गया है। क्लर्क एक्सपेंस, हाँ, लीगल फीस हो गया, ठीक है। तो बोला कि ये नॉन रेकरिंग है, तो ये मेरा प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए होंगे तो वो खर्चा को हम क्या किए होंगे, यहाँ पे दिखा दिए होंगे टू लीगल फीस या कुछ भी एक नाम से, तो वो मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। तो मेरे को तो प्रॉफिट को वापस से बढ़ाना पड़ेगा, तो हम ऐड कर देंगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस को। रेवेन्यू, और एक चीज था, क्या था बोलो? कैपिटल, हाँ कैपिटल, कैपिटल नहीं, एक्सपेंडिचर, revenue। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल चार्ज एज रेवेन्यू या रेवेन्यू चार्ज एज कैपिटल? कैपिटल चार्जेस रेवेन्यू, हाँ कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप अगर गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हो, तो मेरा पहला क्वेश्चन है एक स्पेसिफिक इंसान से, वो बंदा या बंदी है, इसको पूछ, अर्पिता बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे दिखाया जाता है, पीएल में या बैलेंस शीट में? कुछ बोलेगा नहीं तुम, बगल वाली। बगल वाली, कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएल में दिखाया जाता है या बीएस में दिखाया जाता है? पक्का? हाँ, कितना जन सहमत है, हाथ उठा दो। पीएल में कितना जन बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएल में दिखाया जाता है? ठीक है, सहमत नहीं है बोल रहा है। बीएस में? ओ अच्छा, एक जन आया है सपोर्ट में। सपोर्ट नहीं कर रहे। ओ तो फिर अच्छा, हाथ उठाया, हमको लगा सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, नहीं मैं, सपोर्ट पीएल में, ठीक है। दो जन, एक जन बोला अभी तक उसको कि पीएल में आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कौन लोग है जो बोल रहा है कि बीएस में आना चाहिए? एक मिनट, नहीं, नहीं क्या रे, कोई लोग क्या दोनों में ही नहीं है क्या? बैलेंस शीट में आना चाहिए या? टीम बैलेंस हाथ ही नहीं उठा रहा, हाथ ही कटा हुआ है क्या तुम लोग का? हाथ तो उठाओ। कितना जन बीएस वाला है? सब बीएस वाला है। इधर का लोग नहीं आ अच्छा, तो इसी बात पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझा दो, जो बैलेंस शीट में डलवा रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? पीएल में आएगा तो यही देखो, फिर बदल दिया। अभी बोला मैं साथ में नहीं हूँ, फिर बोला पीएल में आएगा। एक्सपेंडिचर कर रहा है ना, तो बैलेंस शीट में तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आता है। क्या सुकन्या, कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट अभी नहीं बदली हो तुम अभी भी इंटैक्ट हो कि बैलेंस शीट में ही रहेगा। मेरा तो पीएल है। हाँ, ए बेटा, दो नाव में पैर रखती है, गिरेगी ना जिस दिन। वो उधर करेक्ट आंसर है बीएस। बीएस में जाता है भाई। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है पता है? अरे वो इकोनॉमिक्स वाला है। इको वाला और ये वाला अलग है। मतलब जो बिजनेस के लिए करना पड़ता है, मतलब डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं, जो कैपिटल को लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है। नॉन रिकरिंग तो तुम एक, हाँ मान लो तुम मशीन खरीदा, मशीन क्या बार बार खरीदता है क्या? हर 1 साल में 2 साल में, या उस पर रिपेयर करवा रहा है, वो भी मेरा। और रिपेयर कैसा रिपेयर है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो रिपेयर से तुम्हारा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अगर नॉर्मल रिपेयर है, ग्रीसिंग कराया है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज बैलेंस शीट में जाता है। दैट मीन्स वो एसेट के वैल्यू में ऐड होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा पीएल में या ट्रेडिंग पीएल में जो होता है उसमें जाता है। एसेट के वैल्यू में ऐड टू एसेट के वैल्यू में ऐड होता है, बिकॉज वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोला? वो बोला कि मान लो तुम्हारा 5, हाँ कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है ना। मान लो 5 लाख का एसेट था एक, तुम उसको वापस से अच्छे से ओवरहॉलिंग करवाया, उसका जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो अब लाइफ अगर इंक्रीज हुआ है तो तुम्हारा कॉस्ट भी तो थोड़ा बढ़ जाएगा ना, तुम उसका वैल्यू बढ़ा दो, ठीक है।
सो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज बैलेंस शीट में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएल में। तो अब बताओ, यहाँ पे बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर गलती से आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है पीएल में डाल दिया है। तो मतलब डालना था उसको बैलेंस शीट में, वो डाल दिया है पीएल में, तो पीएल में डाला होगा तो मेरा प्रॉफिट कम गया होगा, तो उसको ऐड बैक करना होगा ना, तो इसीलिए वो ऐड करेगा। ये 5 चीज ऐड हो गया। हाँ पूछो। वो पीएल में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और माइनस में इसका उल्टा उल्टा एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन हो गया, देन प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, प्रॉफिट ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक and undervaluation of opening stock, then non-recurring expenses, income, non-recurring income, रेवेन्यू एक्सपेंस और फिर revenue charged as revenue expenditure charged as capital expenditure. सैलरीज ओ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो, ठीक है, वो उतना आता नहीं है बट ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था बट हम पे नहीं किए हैं, तो वो भी यहाँ पे आएगा, माइनस होना चाहिए। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग वाला लिख देते हैं, इंश्योरेंस। हाँ, जो भी अगर मान लो तुम नहीं पे किया है, खर्चा तो था, तो तुमको अपने एक्सपेंस से माइनस करना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंस में दिखाना पड़ेगा, तो प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा। वो लास्ट ये वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब दिखाना था पीएल में, दिखा दिए बैलेंस शीट में, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया होगा, तो इसीलिए उसको माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग अगर कुछ है, तुम नहीं पे किया है, तो तुमको माइनस करना पड़ेगा, कुछ मिलना वाला उसका भी लिख तो वो फिर ऐड हो जाएगा। सैलरी वाला लिख, क्योंकि आता है ऐसा। क्या सैलरी? मैनेजर्स? हाँ, मैनेजर्स मतलब रेम्यूनरेशन वगैरह। ठीक है, ये बड़े उसकी है, हम लिख सकते हैं। रेम्यूनरेशन, भाई अभी ये इधर ही है, तो अभी ऊपर का ही लिख रहा है, वो टाइम लेगा तो। अरे वीडियो की बात लिख लेना। हाँ, क्योंकि वो फिर टाइम हो जाएगा। बीच में जब ब्रेक मिलेगा ना, उसमें थोड़ा सा लिख लेंगे, क्योंकि फिर वो रुक जाएगा ना। जिसका बाकी है वो लोग थोड़ा बाद में लिख लेना। हाँ, ওটা লাস্টে লিখে নিও, দুটোই अच्छा हो जाবে। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ में आया? उसके बाद कौन सा मेथड था? वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी सेम ही रहेगा, ऑलमोस्ट ईयर्स रहेगा 1 2 3
और एक 4 भी ले लेते चलो। और प्रॉफिट्स दिया रहेगा 20, 30, 40, 50। और हाँ वेट्स 1 2 3 4, then product 20, 60, 120, 2 lakhs। 3 लाख 20, 4 लाख। चार 3 7 2 9 10। वेटेड एवरेज प्रॉफिट वैप इज इक्वल्स टू 4 लाख डिवाइडेड बाई 10, that is product divided by total weights। तो ये आ जाएगा मेरा 40,000। और गुडविल इज इक्वल्स टू वैप मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। सो वैप था 40 और मान लो 4 ईयर्स है परचेज, सो 1,60,000 गुडविल का वैल्यू। वेटेड एवरेज में क्या करना है, देखो ईयर्स दिया है, प्रॉफिट्स दिया है, वेट्स तुमको या तो दिया रहेगा या खुद से लगाना है। अगर खुद से लगाना है तो ईयर वाइज लगाना, फर्स्ट ईयर 1, सेकेंड ईयर 2, थर्ड ईयर 3, फोर्थ ईयर 4। और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट मीन्स प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाई वेट्स। तो क्वेश्चन ये आ रहा है क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है वेट्स को प्रॉफिट के साथ, एवरेज वाला में क्यों नहीं कर रहा था, वेटेड एवरेज करने का क्या जरूरत पड़ा, कौन बताएगा? क्योंकि उसका वेट है। वेट है? हाँ, वेट ही तो लिखा है। अरे वेट मतलब हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? नहीं मल्टीप्लाई करते, अगर एवरेज बेसिस में भी करते तो क्या फर्क पड़ रहा था, उसमें भी तो गुडविल निकल ही रहा था। तो ये वेट्स लगाने का नया नौटंकी क्यों कर रहा है? बताए तो थे कि वेट्स क्यों लगा रहा है। मतलब ईयर मतलब करंट ईयर जिस होला वो वाला को ज्यादा वेट देना पड़ेगा, हाँ। ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा क्योंकि पास्ट ईयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, क्या समझा? नहीं समझा? नहीं, आप समझो। क्यों? वो क्या, वो तो हिंदी में ही बोला और ठीक भाषा में ही बोला। वो बोला कि भाई करेंट ईयर प्रॉफिट को ज़्यादा वेट्स दो, अच्छा, महत्वता उसको ज़्यादा दो, इम्पोर्टेंस उसको ज़्यादा दो, क्योंकि तुम पास्ट में क्या करके आया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम अभी क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। पास्ट में तुम रहा होगा गुंडा एक टाइप का, नहीं, अभी अगर तुम सुधर चुका है तो लोग तुमको अभी वाले से जाने या पुराना वाला से जाने, ठीक है ना। सलमान खान पास्ट में क्या था, थोड़ा एटीट्यूड वो सब वाला, अभी क्या है, अभी थोड़ा अच्छा हो गया ना भाई मत बोल यार। नहीं, वो अच्छा हो गया ना। तो उसमें ये होता है। भाई तो प्रॉफिट्स का भी यही सीन है। देखो तुम फर्स्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ था ईयर 1 में, उसको तुम वेट 1 दिया और सेकंड वाले को 2 दिया, थर्ड वाले को 3 एंड फोर्थ वाले को, दैट मीन सबसे ज्यादा वैल्यू किस में आया, जो करेंट ईयर होगा। मान लो ये है 2020, ये है 21, ये है 22 और ये 23, ठीक है। तो करेंट ईयर में तुम क्या कर रहे हो उस पे डिपेंड करेगा तुम्हारा कितना गुडविल का वैल्यू आएगा। तो ज्यादा वेटेज इसीलिए इसको देना है, अगर करंट ईयर में कम प्रॉफिट होगा तो उससे तुम्हारा वैल्यू कम आएगा। तो तो वैल्यू कम आएगा तो इसीलिए तो वो बोल रहा है चाहे ज्यादा हो या कम हो, प्रेफरेंस करंट वाले को ज्यादा देना है,
ठीक है। आपको इससे गुडविल बढ़ रही है किससे? एवरेज नंबर का प्रॉफिट की है, ईयर्स की है, तो पता चल गया अपना। तो वहाँ पे तो नंबर उस हिसाब से तो हम नंबर ऑफ ईयर्स 3 लिए थे। देता है हाँ। कम जाए, लेकिन ये इससे आपको गुडविल भी तो बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? एक्यूरेट आ रहा है ना। कहाँ बढ़ रहा है? बढ़ती है आधा अधूरा। तो वैप का हो गया, सुपर प्रॉफिट तक लिखवा के फिर उसके बाद सम्स में जाएंगे हम। अब कुछ एमसीक्यूज भी है, पहले वो वाला का आंसर्स देना तुम लोग। पांचों ही करा दे, ठीक है चलो पांचों। हाँ इसके बाद वाला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या मजाक उड़ा रहे हैं। किसी से ये फॉर्मूला भी लिख देना, वो स्टेप्स नीचे फॉर्मूला लिख देना। हाँ लिख रहे हो तो भैया कितने टाइम में आपका होगा? 5 बजे भैया भूख लग रही है, ब्लड कैसे निकालना बता रहे हैं। थ्योरी करवा के थोड़ा देख लीजिए। नहीं नहीं 4 बजे देंगे। अभी तो सम्स दे देंगे। ये फिगर ऑन योर आईज हो गया। अगर मैं दूसरा कुछ बोलूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। ज्यादा आंसर में से आता है कैपिटलाइजेशन और सुपर। तो मेरा ये भैया 2 मिनट ना फिर बोलना। एनआर हुआ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआर हुआ तो खाली रेट परसेंटेज। कैपिटलाइजेशन ना एवरेज प्रॉफिट।
खाता घूम रहा है ना इन लोग की वजह से। वजह से फिर वो उनको करवाना ओके सर भैया भैया WR को आ रहा है ना? नहीं NRO आ रहा है। देखो भैया देखो हंसी जा रही है, हंसी जा रही है। अरे भाई बहन बोला ये स्माइल कर सकती है। स्माइल स्माइल ये होता है तो हैप्पी सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला या स्टेप्स बोल लो। सबसे पहला स्टेप होगा कैलकुलेट करना कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका यहाँ से कॉपी कर लेना। ये देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का तरीका, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स इफ एनी। ये वाला एसेट साइड का है ना, ये लायबिलिटी साइड, वो लाइबिलिटी। ये लायबिलिटी साइड अप्रोच। और ये वाला है एसेट साइड अप्रोच। हमें एसेट ही नाम ही लाइबिलिटी अपने ऊपर डिपेंड है, जिसको जो अच्छा लगे। दोनों करेंगे, दोनों में से निकलेगा। एक ही आएगा आंसर दोनों करने से। ऑल एसेट्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। और यहाँ पे एक बात भी बोला है, अनलेस इन्वेस्टमेंट्स आर स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड दे आर टेकन एज नॉन ट्रेड। मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड है वो नॉन तो नॉन ट्रेड ही मानना है। और ट्रेड और नॉन ट्रेड में डिफरेंस देखो क्या बोला है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ ओन बिजनेस। मतलब अपना बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए तुम किसी और एंटरप्राइज में भी पैसा लगाया है। और नॉन ट्रेड होता है दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड टू अर्न रेवेन्यू बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ ओन बिजनेस। मतलब ये वाला नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में जैसे इन्वेस्ट करता है ना, कि किसी कंपनी में पैसा लगाया उसमें से थोड़ा इनकम कमाने के लिए, हाँ इनकम कमाने के लिए, इन डिविडेंड विविडेंड कमाने के लिए, तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगा। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होगा मतलब तुम मान लो किसी कंपनी को एक्वायर किया, उसमें तुम पैसा लगाया है, तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हो जाता है। और जब नहीं कुछ बोला रहे क्वेश्चन में कि ट्रेड है कि नॉन ट्रेड है, ऑलवेज कंसिडर इट एज नॉन ट्रेड, कि वो नॉन ट्रेड है। और नॉन ट्रेड देखो माइनस भी करना होता है, ऑल एसेट्स माइनस गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स हो और नॉन ट्रेड, इनको माइनस करना होगा, और माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का ये दो तरीका है, या तो तीनों पार्टनर्स, जितना भी पार्टनर्स है उसका कैपिटल को प्लस करो, रिजर्व्स को प्लस करो और फिक्टिशियस एसेट को माइनस कर दो, या तो सारा एसेट्स को प्लस करके गुडविल फिक्टिशियस एसेट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस कर दो और आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो कैपिटल ही बचेगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है कि कितना पैसा फर्म जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। टोटल एसेट से ये सब माइनस करना। ये अगर 5 लाख का है उसमें से गुडविल भी तो सब में इंक्लूडेड होगा, तो वो सब माइनस कर देंगे। हटा ना, जल्दी मेरे को सामने जाना। हो गया ना। अच्छा, सुपर प्रॉफिट का स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड पता कर लिए, चलो पता चल गया। सेकंड, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, वो ऊपर सीख के आए हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है। देन थर्ड स्टेप है नॉर्मल प्रॉफिट निकालो,
अच्छा, एवरेज प्रॉफिट किसका बात कर रहा है, फर्म के एवरेज प्रॉफिट का या इंडस्ट्री का? फर्म का। तो एवरेज जब भी बोलेगा वो फर्म का है। और देन नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, ये फर्म का या इंडस्ट्री का? ये इंडस्ट्री का। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ, कि अगर 5 लाख रुपया हमने लगाया है और 10% अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो नॉर्मली 50,000 रुपया मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए था। और मान लो मेरा एवरेज प्रॉफिट है 70,000 का, इसका मतलब हम ज्यादा कमा रहे हैं इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री के मुकाबले, तो 20,000 ज्यादा है, तो उसी को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एपी माइनस एनपी, तो वो सुपर आ गया। और सुपर से गुडविल कैसे निकालेंगे, खाली सुपर को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ, तो गुडविल निकल के आ जाएगा। एक और बचा है, और नहीं बताएंगे, सुपर प्रॉफिट वाला नहीं बताएंगे क्योंकि उसका ऑलमोस्ट सारा स्टेप्स एक ही है, तो वो जब सम्स करेंगे उसी में बता देंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फर्स्ट स्टेप होगा सेम, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। थर्ड, कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट बाई NROR इंटू 100। हाँ, देन गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये स्टेप है एवरेज प्रॉफिट का। अब क्वेश्चंस आए। कोई भी मेरे को ये बता सकता है कि ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या है, ये क्यों ऐसे निकाल रहे हैं, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है, कोई बता पाएगा क्या? कृतिका बता पाएगी शायद। फॉर्म के पास कितना आपका कैपिटल जमा हुआ है? नहीं, मतलब अभी तक हम लोग नॉर्मल कैसे कर रहे थे कि प्रॉफिट के हिसाब से निकाल रहे थे, लेकिन वो नॉर्मल जस्ट प्लस माइनस करके यहाँ पे कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं। ये कैपिटलाइजेशन मतलब ही क्या होता है, कैपिटलाइजेशन करना एवरेज प्रॉफिट का? फॉर्म का कैपिटल के हिसाब, उन लोग का जो पार्टनर्स का कैपिटल के हिसाब से निकाल दिया, ठीक ना? फॉर्म का जो पार्टनर्स है उन लोग कैपिटल के बेसिस पे निकाल रहा है। नहीं, कैपिटल के बेसिस पे तो नहीं निकाल रहा, तो कैपिटल के थ्रू ही निकाल रहा है ना। कैपिटल सबसे पहला स्टेप क्या है, तुम क्या निकाला? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो वहाँ पे भी निकाल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा हम लगाए हैं बिजनेस में, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालना फर्म का कि इंडस्ट्री? फर्म का। तो इससे पता चलेगा कि फर्म कितना पैसा कमाया। थर्ड बोला कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला देखो ना क्या है, एवरेज प्रॉफिट बाई NROR इंटू 100 है। मान लो एवरेज प्रॉफिट था 60,000 का,
और NROR है 10 इंटू 100, कितना आएगा? 6 लाख। तो इसका मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू आया 6 लाख का। तुम किसके बेसिस पे निकाला ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू? इंडस्ट्री। ना, तुम ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाला ये उनके एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकाला, कि उनके प्रॉफिट के हिसाब से इतना कैपिटल इतना अमाउंट आ रहा है, दैट मीन्स इतना है मेरा वैल्यू। NROR है इंडस्ट्री का रेट और मेरा प्रॉफिट। इंडस्ट्री का रेट मतलब नॉर्मल कितना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है? 10% का मान लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, कि सब कोई 10% तो कमाता ही है। लेकिन हम जो है वो प्रॉफिट कमा रहे हैं मान लो 60, तो वो 60/10 किए इंटू 100 तो निकला 6 लाख। तो बोला कि 10% तो इंडस्ट्री का रेट है, लेकिन हम कमा कितना रहे हैं? 60। तो उस हिसाब से मेरा जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो 6 लाख का आना चाहिए। और हम कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लगाए थे? 5 लाख। तो मतलब इसका मतलब मेरा 1 लाख रुपया तो ज्यादा वैल्यू आया है ना। तो ये 1 लाख रुपया क्यों ज्यादा आया होगा? क्योंकि तुम गुडविल के वजह से तुम ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। तो रे बाबा, तुम वहां पहले ही स्टेप चले जाओ, जब शुरू में ही बोल रहे थे कि गुडविल कैसे क्रिएट हो रहा था। लोग बार बार तुम्हारे पास आ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट जो बढ़ा उसके वजह से तुम्हारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज्यादा आया, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा आया। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो कौन क्रिएट करके दे रहा है? ये मेरा प्रॉफिट के वजह से, और वो गुडविल की वजह से आ रहा है। तो बोला ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया ना, इसी को आप बोलिए ये गुडविल है। ये जो 6 लाख था कैपिटलाइज्ड वैल्यू और आप लगाए थे 5 लाख, मतलब 1 लाख जो है ये आपका गुडविल के वजह से बढ़ा है। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, तो इसलिए वो कैपिटलाइजेशन किया है कि रेट लगाएगा किसका? इंडस्ट्री का, और ऊपर प्रॉफिट लेंगे खुद का। तब पता चलेगा कि इंडस्ट्री के रेट के हिसाब से मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, तो उस हिसाब से मेरा वैल्यू ज्यादा आया। लेकिन हम लगाए तो 5 लाख थे, तो फिर एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है? वही एक्स्ट्रा मेरा गुडविल के वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये कैपिटलाइजेशन का 4 स्टेप्स है। एवरेज सुपर प्रॉफिट वाला नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का सारा स्टेप सेम है, यही मेथड से है। देखो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 सब सेम है, खाली स्टेप 5 चेंज होगा, वो जब चेंज होगा बता देंगे। अब तो तुम लोग गया, क्योंकि क्वेश्चन राउंड चालू हो रहा है। नहीं, वो बात नहीं बताएंगे अभी। क्या नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल मतलब होता है कि नॉर्मल इंडस्ट्री में कितना कमाया जा सकता है। मतलब इंडस्ट्री का रेट 10% चल रहा है, कि मतलब जो बाकी लोग इंडस्ट्री में हैं वो लोग 10% कमा रहे हैं, हम कितना कमा रहे हैं वो एवरेज प्रॉफिट से पता चलता है। ठीक है, सही। समझ में नहीं आ रहा, छुट्टी के बाद पूछ लेना एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन, चल भाई अच्छा, ये फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब पीछे जा रहे थोड़ा, वहां से स्टार्ट करना। ये बताएगी, क्या नाम है इसका, मोनामी बताएगी। मोनामी बोलो, बिलो आर लिस्टेड कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड एक्सेप्ट रेशियो इन विच प्रॉफिट और लॉसेस शैल बी शेयर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, नेम ऑफ द फर्म। मैंने कौन सा पार्टनरशिप डीड बोला, ये सब पार्टनरशिप डीड में आते हैं, एक्सेप्ट मतलब कौन सा नहीं है? कितना जन सेटिस्फाइड? क्या बोल रही है वो? उसको पूछो वो क्या बोली है।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और ड्राइंग्स ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अरे उसका बंगाली में पूछिए बंगाली में तो पूछे थे, पता नहीं किसमें पूछे थे। हिंदी अरे तो इतना भी उसको हिंदी आता है रे, ऐसे क्यों कर रहा है तू? सी होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। नेक्स्ट मेरे को बताएगा पलक। पलक बताएगा। हाँ वो मेरा चलता है। समीर बताएगा। अच्छा पलक बताओ, विच सेक्शन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all? सेक्शन 61, 48, 13 या 4? तो 31 का भैया वही तो 40 कहाँ पढ़ा? तुक्का मार रहे हो। ताकि रूबा। सेक्शन 4 है। ठीक है, ये वाला हम लोग सेक्शंस नहीं पढ़े थे, ये सेक्शन में था नहीं, बट सेक्शन 4। अच्छा हाँ सेक्शन की वो 30 वो 31 वो सब में। ठीक है, सेक्शन 4 होता है। रुद्र रूप बोलो, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ पार्टनरशिप? मोर देन 10 पर्सन्स, रजिस्ट्रेशन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स या कैपिटल मोर देन 15 करोड़? For partnership, sharing of profits. क्या बी की सी? सी। Sharing of सब सी? profits. ठीक, देखते हैं, चेक होगा। चेक ए बोलो, हो। interest on capital as a charge against profit in case of insufficient profit is not allowed. Just दो टू देखिए, all of these बोल दिया। देखा है ऑल ऑफ दिस। रुक जाओ, इसको हटाओ, नॉट अलाउड और अलाउड रख दो बस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट इज। अरे क्या बोलता है भाई, मेरा सुन के बोलता है। ठीक है, अलाउड। वो अच्छा नीचे भी था। हाँ, बोल दिया। अच्छा सर, बी में ऑल ऑफ दिस दे के रखा है। मैं सब अरे मैं अपना बोल रहा हूँ। ये all of these questions. नहीं, अब हट जाएगा, अब चेंज हो जाएगा। नीचे तो था, अरे बोल दिया तो। नीचे तो था। अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है उतना तक देंगे। वो बताओ क्या नाम है इसका? ओजस। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई अ सिचुएशन व्हेन फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स मे चेंज। From the following, identify a situation when fixed capital of the partners may change: when drawings are made by partners, when current accounts are opened, when there is loss in the business, या when additional capital is introduced. When additional capital is introduced. ठीक है. Manager's commission is a dash against profit. रटा हुआ है। अगेंस्ट प्रॉफिट है वही है। हाँ, तो वो बोलना था चार्ज है एप्रो, तो चार्ज। Drawing only fixed capital change है? हाँ, Drawing only fixed capital change है ना? वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो चेंज नहीं होता, अगर कैपिटल बोलता तो चेंज होता। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल बोला नहीं है, तो हम लोग उसको ड्राइंग्स ऑलवेज अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट है, एक बार पढ़ देते हैं, देखते हैं किया हुआ है कौन कर पाएगा। बोला है द नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ फॉर द ईयर एंडेड 31st March was 60,000 and the same was distributed among them in the ratio 3:1:1. It was subsequently discovered that the under mentioned transactions were not recorded in the books. क्या क्या नहीं देना भूल गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है 5% के रेट पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज किया, और पार्टनर्स का सैलरी भी नहीं दिया। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स वेयर फिक्स्ड एज इतना रुपीज। रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री। एक एडजस्टमेंट एंट्री लाना है, पास्ट एडजस्टमेंट का सम है
चलो करो, हम भी साथ में करेंगे शायद, पहले तुम लोग करो, अगर नहीं हो पाएगा तो आएंगे। फास्ट एडजस्टमेंट याद है, पॉज कर दो।